अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। एक अंग्रेजी मुहावरा है, ग्लव्स आर ऑफ। यह मुहावरा ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है जब दो हरीफ ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ किसी हद तक भी जाने को तैयार हो जाएं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ में चल रही है, जब पार्टी में मौजूद ग्रुप्स खुलेआम और सरेआम एक दूसरे के खिलाफ जारहियत पर उतर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत पंजाब की क़यादत के खिलाफ सफ आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत आपस में दस्तो गरेबा भी है। वकला क़यादत में भी तकसीम गहरी हो चुकी है। बुशरा बीबी और अलीमा खान का ग्रुप भी आमने सामने है। ऐसे में अडयाला जेल में कैद इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही है, जब पार्टी के लिए उनकी रिहाई तो दूर की बात, उन तक रसाई हासिल करना भी महाल हो चुका है। या तो इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात हो नहीं पाती, और अगर किस्मत से किसी की मुलाकात हो जाती है तो उस पर भी एक नया महाज खड़ा हो जाता है। हाल ही में अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात ना होने, जबकि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात हो जाने से पार्टी में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा में इख्तलाफात की खबरें जुबान ज़द-ए-आम है। पहले सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर और दीगर की इमरान खान से मुलाकात को आड़े हाथों लिया, तो जवाब में बैरिस्टर गौहर ने खुद के पास चेयरमैन के इख्तियारात होने का दावा करते हुए किसी और के एतराज़ और सवालात को यकसर मुस्तरद किया। और आज उन्होंने इन्हीं मुलाकातों से मुतल्लिक PTI की सियासी कमेटी के किरदार पर भी शदीद तनकीद कर डाली है। 25 तारीख को जब वकला की मीटिंग हुई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी थे, तो जब ये लोग गए, खान की बहनें रोकी गई, तो फिर ये लोग क्यों आगे गए? नंबर 1, आज तक पॉलिटिकल कमेटी ने फैसले नहीं किया कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को रोका जाए तो वकला नहीं जाएंगे। अगर खान की बहनों को रोके या खान की बहनों में से किसी एक बहन को रोके तो वकला नहीं जाएंगे। या ये कि अगर खान की फैमिली को भेजे तो बुशरा बीबी की फैमिली भी नहीं जाएगी। इसलिए ये फैसला हमने एक मरतबा किया था। हमें कहा गया 3 बंदे चले जाएं, हमने उनको बोला कि पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि 5 जाएंगे, लिहाजा हमें 1 बजे 5 की इजाज़त मिली और फिर हम खान साहब से मुलाकात की। और शायद इन्हीं तनाज़ात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आज बड़ा फैसला करते हुए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आने वाले रहनुमाओं पर मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी आयद कर दी है। अब पार्टी के सियासी कमेटी के फैसले के मुताबिक जो भी रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर आएगा, वो बाहर आकर गुफ्तगू के बजाय पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात से पॉइंट शेयर करेगा और वो मीडिया से गुफ्तगू करके इस मुलाकात के बारे से डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। इस तनाज़े के अलावा माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ की क़यादत में शदीद तकसीम और तफरीक की मंजरकशी हुई, जब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस बिल की मुखालफत में मौक़िफ़ दिया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस बिल की हिमायत करते दिखाई दिए। आज भी इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के नुकात पर वजाहत पेश की। इस इजलास के एलामिया के मुताबिक सियासी कमेटी के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर तय पाया है कि इस बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हुकूक और मादनी वसाइल, विफाक, SIFC या किसी भी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल पर बहस जारी है, लेकिन यह बिल बानी PTI के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। इस बिल को बानी PTI से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। सियासी कमेटी के मुताबिक पार्टी ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शो का नोटिस जारी होगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले पर जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। दूसरी जानिब हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती ने अपने सनसनीखेज बयानात से जो पिंडोरा बॉक्स खोला था और पार्टी के बयानिए के लिए नई मुश्किलात खड़ी की थी, उनका सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आजम सवाती की जानिब से इमरान खान के हुक्म पर मुक़तदरा से बातचीत के दावे पर पार्टी में इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो गई है। पार्टी में मौजूद मुफाहमत पर मबनी ग्रुप इस कोशिश की हिमायत कर रहा है, जबकि मुदाहमत करने वाले मुजामत पर ही बज़िद हैं और आजम सवाती को ही उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद का सामना है। इसके बावजूद भी आजम सवाती अपने मिशन को लेकर यकसू हैं, जिनके बकौल इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत की हिमायत की और अगले हफ्ते तक पेशरफ्त जरूर होगी। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं, और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इस पर रजामंदी का इजहार किया कि पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें, सख्त नफरत की जो फिजा पैदा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे वो आएंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। आजम सवाती के दावों के अलावा हालिया दिनों अमेरिका से आए कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स के वफ्द की मुक़तदरा से अहम मुलाकात और फिर इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक भी कयास आराइयाँ होती रही हैं, और इस तनाजुर में भी इमरान खान के लिए मुश्किलात में कमी से मुतालिक सरगोशियाँ की जा रही हैं। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत है जिसके इरादे तो कुछ और ही दिख रहे हैं, ना ही PTI को
कोई सियासी स्पेस दिए जाने की उम्मीद है और ना ही अडयाला में क़याद इमरान खान के लिए किसी किस्म के रिलीफ का बंदोबस्त होता दिख रहा है। बल्कि पीटीआई की जानिब से तो अब यह संगीन इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ हुकूमत का रवैया गैर अखलाकी और गैर इंसानी होता चला जा रहा है। जब 3 अक्टूबर को उनसे मुलाकातें बंद की गई, जो सूरत हाल है वो ये है, 5 दिन तक बिजली बंद रही, यानी कि 5-6 बजे के बाद गुप अंधेरा उनके सेल में हो जाता था। उनका सेल यही 8x8 का है। उनको एक लम्हे के लिए भी उस सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया 10 दिन तक। 10 दिनों के बाद अगले जो 2 हफ्ते थे, 1.5 घंटा सिर्फ उनको बाहर निकलने दिया गया। तो उनके ऊपर सख्ती की गई, इस नौयत की सख्ती की गई जो हर टॉर्चर की डेफिनेशन में आती है। दुनिया का कोई कानून आप उठा लें, उसमें जो अजियत या टॉर्चर या तशद्दुद की जो तशरीह है, ये उसके जुमरे में आता है। एक तरफ तहरीक इंसाफ पार्टी और बिलखसूस इमरान खान से मुतालिक हुकूमत के रवैये से नाला है, तो साथ ही अदालती निज़ाम से भी ज्यादा खुश नहीं। ताहम इस मुतालिक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा सरप्राइज नजर आया जब इलेक्शन से आज तक हर मामले पर हुकूमत की मुखालफत करने वाली तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ पहली मरतबा एक पेज पर दिखाई दी। जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जाहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के अहम इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकर अली नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की कसरत राय से मंजूरी दे दी गई और इस मंजूरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और सीनियर रहनुमा अली जफर का वोट भी शामिल था। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफ है, जिसके बाद जस्टिस जाहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और मौजूदा जुडिशल कमीशन के सरबराह भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात से तहरीक इंसाफ कैसे निकलेगी, कैसे निपटेगी, और ये जो आज अहम फैसला हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में वोट देने का, जिसमें नून लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज पर नजर आई, क्या ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन बैक चैनल मुलाकातों का नतीजा था, एंगेजमेंट्स का नतीजा था, जो कि पिछले 1-2 हफ्ते से जारी है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम से। बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि आज तो बड़ा जो है जबरदस्त काम हो गया है, जब से हुकूमत बनी है पहली मरतबा किसी भी मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक पेज पर नजर आए हैं, और वो एक पेज है आज बाकर नजफी साहब की जो है एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में जो होनी थी, उस मामले पर जुडिशल कमीशन के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग ने उनकी एलिवेशन को सपोर्ट किया, जबकि 4 जजेस ने रिपोर्टेडली जो है उनकी मुखालफत की उनकी एलिवेशन की, लेकिन तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह से वो एलिवेट उनके होने का फैसला जो है वो हो गया है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये तावन या एक पेज? अगर उन्होंने किया है तो कोई सोच समझ के किया होगा, क्योंकि बैरिस्टर गौर अकेले नहीं थे, बैरिस्टर अली जफर भी मेरे ख्याल में उनके बिल्कुल ऐसा ही है मौजूद थे। तो फिर जब आप कमेटी के मेंबर होते हैं, कंसिडरेशन जो है कई दफा ऐसी होती है कि आपके मुखालफों और आपका जो है वो डायरेक्शन एक तरफ हो सकती है। तो ये डेवलपमेंट एक बड़ी जो है इंटरेस्टिंग है कि जब से हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नून की, किसी भी मामले के ऊपर, खा वो मुआशी मामलात हो, वो सिक्योरिटी के मामलात हो, इंपॉर्टेंट तरीन, उन पे भी आप नून लीग के साथ जो है एक पेज पर हमें नजर नहीं आए, और सियासी मामलात हो, किसी मामले पर भी आप उनके साथ एक पेज पर नजर नहीं। कई ऐसे कौमी मफाद के मामलात हैं जिन पर आप एक पेज पर नजर नहीं आए, मुखालफत करते हुए नजर आए। पहला मामला है जस्टिस बाकर नजफी साहब का, जिस पर आप एक पेज पर नजर आए हैं। नहीं, 9-4 से हुआ है, जहां तक मुझे इत्तला दी गई है, 9-4 से हुआ है। तो उसमें नून लीग के कितने वोट है? हमारे 2 वोट है, नून लीग के भी 2 वोट होंगे, तो बाकी वोट किसके हैं? उसपे बार कौंसिल के नुमाइंदे का वोट होता है सर उसपे, और अटॉर्नी जनरल का उसमें वोट होता है। मजे की बात यह है, फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि हम हो सकता है बार काउंसिल वालों के साथ, या हम किसी जज के साथ, या किसी और, मतलब है कि कहते ने कि 7 चों ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ बाकी 5 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿर्फ नून लीग का बहरहाल सर उन जजेस ने मुखालफत की है कि जिनको आप फिक्री तौर पर अपने साथ हम आहंग समझते हैं, वो मंसूर अली शाह साहब जिन्हें तहरीक इंसाफ चाहती थी कि वो चीफ जस्टिस बने, मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने मुखालफत की है उनकी एलिवेशन की, लेकर तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट की है। Sir, I'll get back to you. This is a serious matter and I cannot be making मतलब कि हवा में कुछ स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता। तो कुछ बैक चैनल एंगेजमेंट्स पिछले जो अरसे से शुरू हुई है, पिछले हफ्ता 2 हफ्ते से, क्या ये उन बैक चैनल एंगेजमेंट्स के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है मुमकिन सर, या कुछ और था? नहीं जी, कोई ऐसी बैक चैनल एंगेजमेंट नहीं है जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन के वोट की बात हुई, नहीं सर। नहीं पर्टिकुलरली तो नहीं, लेकिन ताउन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे एक नजर आई। मैं उससे भी इनकार कर रहा हूँ सर, मैं वो भी कह रहा हूँ कि नहीं ऐसी कोई बात। तो आप कह रहे हैं कि चले जैसे भी हो गया, आइंदा भी इस तरह के सरप्राइजेस का तहरीक इंसाफ की तरफ से आ सकते हैं, या इस तरह का सेम पेज नजर आ सकता है नून लीग के साथ या गवर्नमेंट के साथ? नहीं, नून लीग नाल कोई हम आहंगी शामंगी नहीं है साड़ी, बात बड़ी सिंपल सी है। जजेस के साथ ही फिक्री हम आहंगी हो सकती है ना सर किसी की, तो उस पर मैं उसको जानते हुए या देखते हुए जो हालात रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना चाहिए था?
सफर भाई, मैंने उनका केस नहीं पढ़ा। अगर फाइल मेरे पास होती, ऑब्वियसली उस फाइल की एक्सेस दी गई होगी जो लोग जुडिशियल कमीशन के मेंबर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कोई देखो, यू नो मी, मैं कोई किसी बात से दौड़ वौड़ नहीं रहा हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ खुल के शेयर करूंगा, और अच्छा कोई चले डिफेंड करने में चले एक ऐसे मामले पे आ जाते हैं जो कि आपके हाथ से ही प्रेस रिलीज जारी हुई है सियासी कमेटी के इजलास के हवाले से कि अब जो अडयाला जेल के बाहर कोई भी रहनुमा खान साहब से मुलाकात के बाद टॉक नहीं करेगा, बल्कि वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेगा, आप मीडिया टॉक करेंगे। तो ये फैसला किस जिम्मे हुआ है शेख वकास अकरम साहब? ये सर आपने उसी प्रेस रिलीज में पढ़ा होगा कि इमरान खान साहब की हिदायत है, जो लास्ट मुलाकात हुई है उसमें खान साहब ने वो जो गुफ्तगू लोग करते हैं, बयानबाजी करते हैं, फिर कई दफा उसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जो फ्रिक्शन का बायस बनती है, या उस बयानबाजी से जो है वो डिवीजन का तासुर आता है, तो खान साहब ने उसको देखते हुए शायद ये डिसीजन लिया है। बहरहाल हमारा तो शायद है जो उनका हुक्म है वो सर आंखों पे, जैसे उनकी हिदायत आई हमने वैसे ही उसको रिप्रोड्यूस कर दिया आप लोगों के लिए। वैसे तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का फैसला भी था सरफराज जोगर साहब का। उन्होंने तरीके साहब से इस पर एक अंडरटेकिंग भी ले रखी थी कि जब मुलाकात होगी वहां पे तो उसके बाद कोई मीडिया टॉक अडयाला जेल के बाहर नहीं होगी। सलमान अकरम राजा साहब ने जब ये अंडरटेकिंग दी थी तो पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने बड़ी सख्त मुखालफत की थी। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इसे कहें ये सरफराज जोगर साहब के फैसले पर तरीके साहब ने अमल दरामद कर दिया है, या फिर उनका फैसला जो एक जुबानी अदालत के फैसले का तो जिक्र ही ना करे करो समर भाई। जी जी, तो हम जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं तो वो ताउन की फिजा की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं नजर आ रही है मांगी। मैं आपको बताता हूँ ना, पहले तो मुझे जिन हाईकोर्ट के जज साहब ने ये फैसला किया है वो ये बताएं कि जो उन्होंने फैसला किया था उसमें क्या अमल दरामद हुआ है, क्या मुलाकातें वैसे कराई गई हैं, क्या उनकी फैमिली को मिलाया गया है, अलीमा खान के साथ उस दिन क्या हुआ है, उनकी बाकी दो बहनों के साथ क्या हुआ है, हामिद रजा के साथ क्या हुआ है। अभी अहमद बच्चर हामिद रजा अलामा नासिर को 1 किलोमीटर पीछे रोक के किकर तले बाई रखा 4 घंटे। तो वो तो बातें तो तब उस फैसले की जब जज साहब का अपना फैसला रिटर्न स्पिरिट में कहीं इंप्लीमेंट हो रहा हो, तो फिर देखें। आपने तो अमल दरामद कर दिया ना सर, आपकी पार्टी ने तो अमल दरामद कर दिया है। यही अंडरटेकिंग जो सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी उनके सामने कि हमारी पार्टी से कोई बंदा भी खान साहब को मिलने के बाद जब मुलाकात करने के बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेगा। तो आपके में तो एग्जैक्टली आपने वही फैसला किया सारा। ये फैसला उस तनाजुर में नहीं हुआ है। खान साहब ने ये फैसला किसी जज के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं किया है। मैंने आपको कहा कि लोग आते हैं और लोग कई दफा ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर छोड़ते हैं जो असल में हकीकी गुफ्तगू का आकाश नहीं होती है, उससे मसाइल बनते हैं हमारे लिए। तो किस ऐसी कौन सी गुफ्तगू थी, कोई रेफरेंस ऐसा अगर आप दे दें कि किसने ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की मुलाकात के बाद जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं थी, इसके तनाजुर में आपने ये फैसला किया सर? आई डोंट थिंक रेफरेंस दे दें किसी पार्टी रहनुमा की गुफ्तगू का सर? नहीं, मैं अपनी पार्टी के किसी रहनुमा की किसी गुफ्तगू को यहाँ रेफरेंस नहीं बनाऊंगा, ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। मैं अपनी पार्टी फैसले के अंदर तो रेफरेंस आप खुद अभी आप फरमा रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि लोग जाके ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर देते हैं जिससे नुकसान होता है। Why would you expect the information secretary of a political party would name his own people on a media and say कि फलाने ने कि मैंने और तो प्रेस रिलीज के अंदर तो आपने हवाला खुद दिया हुआ है ना कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की वजह से इस बंदे का हवाला दिया, मैंने किसी का नाम लिया उसमें? नाम नहीं लिया ना, लेकिन अगर पार्टी के लोगों की आपने बात की ना, बस नाम अभी भी नहीं लेंगे, नाम अभी भी नहीं लेंगे। सबके लिए मैसेज है, अल्लाह खैर सलाह इमरान खान का मैसेज है, मेरा जाती मैसेज नहीं। आजम सवाती साहब की वजह से तो नहीं हुआ ये जो उन्होंने रिसेंटली बड़ी सख्त बातें कर दी हैं, जो उन्होंने एक वो कुरान मजीद पे हाथ रख के बड़ा सख्त किस्म का बयान दे दिया कि हमने तो पहले दिन से एंगेजमेंट शुरू कर दी थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बातचीत के लिए आर्मी चीफ के साथ। तो ये उस वजह से तो नहीं है कि जिससे पार्टी के बयानियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है? आई विल नॉट रेफर इट टू एनीबॉडी सर, आई विल नॉट रेफर टू, मैं अपनी पार्टी के किसी आदमी। सर आप जो है ना शेख साहब, आप तो जो है ना वो टिपिकल जो है ना सेक्रेटरी इत्तलात बनते जा रहे हैं जी। बुट्टी बिल्कुल बंद कर लिया। नहीं, आप चाहते हैं मैं नॉट टिपिकल हो जाऊं और अपने बंदों की किसी बात करता रहूं जस्ट के सोशल मीडिया में मुझे 4 व्यूज मिल जाएंगे, ये काम नहीं करूंगा मैं। अच्छा सर ये बताएं मुझे कि आगे के वाले से अब जाहिर है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इसे इत्तफाकन कहें या जो भी है फैसला था सरफराज जोगर साहब का कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो सब कुछ हमें होता हुआ नजर आया सियासी कमेटी की प्रेस रिलीज के अंदर कि उसी चीज पे लेटर एंड स्पिरिट जो है अमल दरामद होता नजर आ रहा। बेशक आप उसे रिलेट ना भी करें, लेकिन चीज तो सर वही है जो फैसला था इत्तफाकिया में कह रहा हूं ना, आप इसे कोइंसिडेंटली कहें या जो भी कहें, आगे इन्हीं सरफराज जोगर साहब के वाले से या और बाकी चीफ जस्टिस की जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी एलिवेशन का फैसला होता है सर 18 तारीख को, तो क्या वो भी तरीके से आप सपोर्ट करेगी क्या? किस चीज को? आगे जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी मुस्तकिली के वाले से या मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के वाले से हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो 18 को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो होने जा रहा है,
तो वहां क्या तरीके से आप सपोर्ट करेगी सरफराज जोगर साहब की नॉमिनेशन? उसका फैसला तरीके इंसाफ की लीगल कमेटी करेगी, उससे पहले इजलास करेंगे, उसमें उसका फैसला करेंगे। मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, बड़ी क्लियर बात है, जो सलमान अकबर राजा जिस केस में अपीयर हुए थे, आप डॉक्टर साहब के उस फैसले की बात कर रहे हैं मुलाकातों की, उसमें पाबंदी सिर्फ अडियाला के सामने बात करने की, अडियाला के अलावा कोई भी कहीं भी बात कर सकता था। ये जो आज हमने डायरेक्शन खान साहब की आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें सिर्फ अडियाला मेंशन नहीं है, जो अंदर से आएगा वो कहीं भी बात नहीं करेगा। सही है। अच्छा, ये बताएं मुझे शेख साहब के अब मौजूदा स्टेटस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें कोई आपको पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है, या ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है उसमें? पॉजिटिव कोई है उसमें पेशरफ्त, या फिलहाल कोई फायदा या कोई इसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? हमारी एंगेजमेंट की पॉलिसी नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यूज के ऊपर एंगेजमेंट्स होती है। खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अपनी जात के हवाले से, अपनी रिहाई के हवाले से कोई एंगेजमेंट या कोई डील नहीं चाहते हैं, ना कोई मुज़ाकरात चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन 26 का करताल 9 मई, इस हवाले से हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त बैठने को तैयार हैं। बैठे थे, नेगोशिएशंस कमेटी में भी बैठे थे, एक नहीं 3 नशिस्तों में बैठे थे, दोबारा भी बैठेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हम उससे इनवराफ नहीं कर सकते। मगर अगर कोई ये समझे कि खान साहब अपनी जात के हवाले से कोई एंगेजमेंट है, तो हमारी पार्टी इस किस्म की किसी एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं। आजम सवाती साहब ने तो इन चीजों का जिक्र नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा था कि जाए उनसे बातचीत करें, आप एंगेजमेंट शुरू करें। I am the information secretary of the party. Sawati Saab is not, so I think you should take my words on that. बेशक वो सेक्रेटरी इतलात नहीं है, लेकिन पार्टी के वो भी एक जिम्मेदार रहनुमा है, और उन्होंने खान साहब को बाकायदा उनका हवाला देकर कहा था कि खान साहब ने मुझे भेजा था। आपस में बैठे हैं ना, और तुम्हारे सामने फिर तो मैं गल्ला ने इज्जत से तुम्हारा दिल करना है, मान जाओ। नहीं, तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ ना कि उस एंगेजमेंट में कोई आगे पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं सर, खान साहब की जात के हवाले से तो हमने कोई एंगेजमेंट जो है खान साहब ने खुद मना किया हुआ है सख्ती से। उसके अलावा मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो चल रहा होता है कहीं ना कहीं, और उसमें नतीजे आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, उस तरह होता है। ज़ाहिर है वो अमेरिकी डॉक्टर्स की मुलाकात जो खान साहब से हुई थी, रिपोर्टेडली जो है वो ये 13 मार्च को मुलाकात खान साहब से हुई थी, खान साहब ने कंफर्म भी किया इस चीज़ को, तो ये भी तो ज़ाहिर है उसी एंगेजमेंट की पॉलिसी का, या एक जो हालात बेहतर हो रहे हैं उसी के हवाले से कोई ये एक पेशरफ्त थी? हो सकता है, आप कह सकते हैं। आप नहीं कहेंगे? नहीं, देखें, इमरान खान की जात के हवाले से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में जो भी आदमी कोशिश करेगा, मेरे वो सारा आंखों पे है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कहना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान में कोई रेडी वाला भी झंडा उठा के निकलता है, एहतजाज करता है कि खान को रिहा करवाना है, उसके लिए वो बेचारा फिर जेल चला जाता है और 4-4 महीने बाहर नहीं आता, मुझे उसको भी दोनों हाथों से सलाम है। और अगर कोई अमेरिका से आके किसी गुडविल में, किसी गुड फेथ में आके खान के लिए कोशिश करता है, वो पाकिस्तानी है, तो बिल्कुल उसको भी सलाम है। मेरे हवाले से मैं कोई भी आदमी जो खान के लिए आवाज उठाएगा वो हमारे दिल के करीब है। ये देखिए ना, एक तरफ बाकी नजफी साहब वाले मामले पे तो एक पेज पे नजर आ रही है मैं नून लीग तरीके साहब, लेकिन जो माइंस एंड मिनरल्स कहते हैं इंपॉर्टेंट शोबा है जो कि पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, उस शोबे में तरीके साहब की तरफ से जो है वो मिला जुला रद्द अमल आता है, रुझान आता है कि देना है, ताउन करना है, नहीं करना, उस पर एक्ट को जो है वोटिंग करनी है, ये जानना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है अब तरीके साहब, क्यों जो कौमी मामलात है उन पे आप सपोर्ट करते हैं? जी बोले। ये माइन एंड मिनरल इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, नून लीग वाले मामले लगते नहीं। हुकूमत केपी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, माइन एंड मिनरल्स का फैसला ये केपी की आवाम की हुकूमत, केपी के आवाम के मुफाद के, खान के एजेंडे के और खान की मर्जी के मुताबिक करेंगे। नून लीग वाले कौन होते हैं? SIFC का इनिशिएटिव है ये माइंस एंड मिनरल्स, जो कि उनके 5 इनिशिएटिव है, उनमें से ये एक है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे में बेहतरी के लिए, माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी के लिए बड़ी कोशिशें हो रही है। मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ सर। SIFC तो जुमा 8 दिन है हुण बढ़नी पई है। केपी में तो माइंस एंड मिनरल्स जो है ये डिपार्टमेंट सालों से मौजूद है। जब बेशक डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस क्या थी आज तक? हमने जो है वो रॉ यहाँ से उठा के सारी चीजें बाहर भेज दी हैं, कोई प्रोसेसिंग पाकिस्तान में नहीं हुई, कोई बड़े आपने यहाँ पे नहीं लेके आ सके। तो उसी पे तो सारा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ से बन के प्रोसेसिंग को, यहाँ से चीजें जाए, यहाँ से रॉ मटेरियल ना जाए बाहर पाकिस्तान से, और जो पड़ी इतना बड़ा अनटैप्ड मारा $6.1 ट्रिलियन का पाकिस्तान के अंदर जखीरा पड़ा है उसको। जी, केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। केपी की आवाम की और खान की मर्जी पे, इनकी उमंगों के मुताबिक हम लेजिस्लेशन करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, ना हम किसी वफाक के पाबंद हैं प्रोविंशियल मैटर के अंदर,
और ना हमें कोई इदारा नया या पुराना कोई डायरेक्शन दे सकता है। अगर ये होता है, इसमें अगर पेशरफ होती है तो फायदा नून लीग को या किसी और को तो नहीं होना, फायदा तो पाकिस्तान को होना है, केपी की आवाम को होना है। केपी की आवाम अपना मुफाद ज्यादा समझती है, नून लीग वाले मामे ना बने। जिसको वोट दिया है वो अपना मुफाद समझते हैं और अपने मुफाद की हिफाजत भी समझते हैं और अपने मादनी वसाइल की हिफाजत और उसका इस्तेमाल भी बेहतर समझते हैं। हमें वफाकी हुकूमत न बताए न पूछे। बहरहाल वो मादनी वसाइल जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो मादनी वसाइल तो जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं, प्रोसेस करके वो यहाँ पे जो है पड़े रहे पहाड़ों के नीचे, तो उनका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होना। मुझे सर आगे ये बता दें, फाइनली मुझे सर ये बता दें शेख वकास अकरम साहब के जो तहरीक का मामला था, क्या वो फिलहाल ख़त्म हो गया है प्लान तहरीक चलाने का, जो ईद के बाद तहरीक चलनी थी? JUI की तरफ से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ इतने मसले चल रहे हैं, हम अपना क्यों दें ईंधन क्यों बने तहरीक इंसाफ के इस तहरीक का? हमने देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि मौलाना साहब ने हमसे 15 तारीख तक का वक्त मांगा था। हमारी उनसे जो बात होनी थी हो गई, अब कोई नई बात नहीं हुई। हमारी तरफ से बात मुकम्मल है। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर हम क्लियर कर चुके हैं कि बिल्कुल हम उसको रिजॉल्व कर देंगे और आपके कंसर्न्स पे उसको हम एड्रेस करेंगे। अब वो अपनी शूरा से बात करना चाहते हैं, जब उनकी अपनी शूरा से बात हो जाएगी फिर वो बैठ जाएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। शूरा में मामला जाने से पहले ही पार्टी क़यादत की तरफ से बड़ी बददिली का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी कैंप के अंदर, जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े इख्तलाफात एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ों पे, इन चीज़ों पे तो कह रहे हैं उनकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा कामरान भुट्टो साहब, वो कह रहे हैं कि हम अपने कारकुनान को ईंधन नहीं बनने देंगे इनका। हमने न किसी के कारकुनान को ईंधन बनाना है, ना हम बनाना चाहते हैं। हमारा अपना कारकुन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सबसे एक्टिव कारकुन है, जो अपने लीडर के लिए शहादतें भी देता है। अब 26 को शहीद भी हुआ और सैकड़ों बंदे गोलियों का शिकार भी हुए। हमें किसी के कारकुन को ईंधन नहीं बनाना है। हर कोई अपना मुफाद बेहतर जानता है। सियासी बातें हैं, सियासी उस पर आप अलायंस करना चाहते हैं। तो ये कब तक का शेख वकास अकरम साहब टाइमलाइन कब तक की है ज़हन में कि अगर JUI नहीं भी आती तहरीक के अंदर तो फिर आप तहरीक में चले जाएंगे उनके बगैर ही? नहीं, बिल्कुल चले जाएंगे अगर वो नहीं भी आते, इसलिए कि क्या JUI के साथ इस एंगेजमेंट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही थी एहतजाज? खान साहब का बड़ा इसरार है ना, खान साहब का बड़ा इसरार है जेल से, वो कह रहे हैं स्पेशली, वो कह रहे हैं बार बार जाए मौलाना साहब के पास, उन्हें एंगेज करें, उन्हें जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, खान साहब के हुक्म पे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, बार बार। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि टाइमलाइन क्या है, में कब तक ये तहरीक फिर आप शुरू कर देंगे JUI का इंतजार किए बगैर? इसलिए आप मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर भी रहे हैं, मगर मैं नहीं प्रोवोक हो रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। फाइनली मैं जानना चाह रहा हूँ कि JUI के बगैर ही आप कब तक तहरीक में चले जाएंगे, उनका कब तक इंतजार किए बगैर आप तहरीक में चले जाएंगे? टाइमलाइन क्या ज़हन में? मुनासिब देखें, 15 तारीख तक तो हमें जवाब दे देंगे। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि जो जजेस के मामले पे अगर ताउन नजर आ भी रहा है तो वो ताउन जो है नून लीग के साथ नहीं था, बल्कि वो एक फैसला पार्टी ने अगर किया तो किया होगा। बहरहाल इस वाले से जो उनके दीगर इशूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के, उसे तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन तहरीक को लेकर भी इतने ज़्यादा कोई कॉन्फ्रेंस अब तहरीक इंसाफ के कैंप में नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़िये शामिल करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस डगर जा रही है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो इंगेजमेंट या हुकूमत के अहम इदारों के दरमियान इंगेजमेंट की बातें चल रही हैं, उसके कुछ ना कुछ इशारे अब नजर आना शुरू हो गए हैं। क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ इस बैक चैनल इंगेजमेंट से कोई बड़ा फायदा उठा पाएगी, अपनी जो मुश्किलात है उससे निकल पाएगी? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो एक लड़ाई चल रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर साहब तजज़ियेकार जावेद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर बताएगा कि पहले तो जो एक माहौल बन रहा है कोऑपरेशन का, जिससे तहरीक इंसाफ के ही कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ फिर से कोशिश कर रही है एंगेजमेंट की मुक़तदरा के साथ। लग रहा है आपको कि इसके कोई मस्बत नताइज आना शुरू हुए हैं? जिस तरह से आज हमने देखा कि एक तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया कि जुडिशल कमीशन के इजलास में उन्होंने बाक़िर नदवी साहब की नॉमिनेशन को, एलिवेशन को सपोर्ट किया। नून लीग को तहरीक इंसाफ पहली मरतबा जब से हुकूमत बनी है वो एक पेज पर नजर है किसी फैसले के अंदर। अब ये देखिए, जो एंगेजमेंट है ना, ये अमेरिका की तरफ से हुई थी। जो डायस्पोरा है, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, इनकी अपनी वहाँ तंजीम है, बल्कि 2 तंजीमें और बड़ी तगड़ी तंजीमें हैं। और ये लोकल सियासत के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत खुशहाल लोग हैं। अक्टूबर और नवंबर 2024 में वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई जेल के अंदर।
और ऑलमोस्ट इमरान खान साहब के साथ चीज़ें सेटल हो गई थी और उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर 24 नवंबर को यहाँ पे एक धरने का ऐलान कर दिया गया, जिससे वो सारा जो एक प्रोसेस था वो डीरेल हो गया। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे अमेरिका से आए थे वो मायूस हो गए, वापस चले गए। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ 26 नवंबर को वो सबके सामने, बल्कि एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो बुशा बीबी की रिहाई हुई थी वो उसी प्रोसेस का हिस्सा था। तो अब फरवरी के अंदर जाके दोबारा एंगेजमेंट्स हुई थी, जिसके बाद मार्च में फिर 3 डॉक्टर्स आए और साथ 2 बिजनेसमैन भी अमेरिका, जिसमें तनवीर साहब भी हैं और अब्दुल समी है, 2 बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे। और आतिफ खान साहब ने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि अगर जो आप फैसला करेंगे मैं यहाँ पे उसे इंप्लीमेंट करवाऊंगा अमेरिका के अंदर, जबरान अलियास से भी। और उसमें यह फैसला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना सोशल मीडिया कंट्रोल करेगी, ये जो एंटी स्टेट नैरेटिव है उसको बंद कर देगी। फिर इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात भी और इमरान खान साहब ने एग्री किया कि पूरी पार्टी जो है सोशल मीडिया जो है उसके हाथ में ये अरगमाल बन गई हुई है और 6 यूट्यूबर्स हैं जो किसी तरफ ना पार्टी को चलने देते हैं ना स्टेट को चलने देते हो, और उन्होंने कहा कि हम इनको डिसओन करेंगे। और उसके बाद मामला स्टार्ट हो गया। बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ लोगों के नाम भी दिए थे जो इस सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन्स कर रहे हैं, और वो लोग गिरफ्तार भी हुए फिर। और जब वो गिरफ्तार हुए तो बहुत सारे अकाउंट्स इनके बंद हो गए। बल्कि कराची के अंदर एक खातून है जो इनकी टिकट होल्डर थी, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, और ये ज़ाहिर पीका कानून के तहत हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तो 32 अकाउंट बंद हुए फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इससे फिर बड़ा क्रैकडाउन हुआ और फिर ऐसा लगा कि मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जो 6 यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इतनी यलगार की कि वो दोबारा सबोटाज हो गया और इमरान खान साहब दोबारा साइड पे हो गए। अब एक बड़ी इंजमात किस्म की सूरत हाल है, यानी कि आप ये समझें कि अब ये सारा प्रोसेस रुका हुआ है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि दरवाजे बंद हैं। हो सकता है इमरान खान साहब की तरफ से कोई कमिटमेंट हो और उसके बाद दोबारा दरवाजे खुल जाएं, लेकिन ये याद रखें कि ये जो डायलॉग होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट के साथ ही होंगे। ये पॉलिटिकली इसका सोल्यूशन निकलेगा। एस्टैब्लिशमेंट को फिर एतराज कोई नहीं होगा कि दोनों फ्री कैन बैठ के फैसला करते हैं तो ठीक है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी कर रही थी, भरपूर तौर पर मुदामत की तरफ जा रही थी, लेकिन मामला जो है वो फिर से मुफाहमत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर पर्टिकुलरली जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको अब ये रियलाइज हो चुका है कि किसी बैरूनी प्रेशर से या किसी और प्रेशर के जरिए अंदरूनी तौर पर भी हम जो है अपने मामलात नहीं मनवा सकते, तो अब बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है जिससे किसी ना किसी तरह का रिलीफ लिया जा सकता है। तो अब क्या तरीके से आप मुकम्मल तौर पर इसी पॉलिसी पर जा रही है? देखिए, पार्टी के अंदर 2 बयानियाँ हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें डायलॉग के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। ये जो लोग हैं उनके अंदर गौहर खान साहब शामिल हैं, इसके अंदर आज़म स्वाति साहब शामिल हैं, इसके अंदर अली जफ़र साहब शामिल हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा MNAs और इनके सेनेटर्स हैं जो समझते हैं कि हमें मामलात को बैठ के हल करना चाहिए, सड़कों के ऊपर ये हल नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं नहीं, हमें बो डाउन नहीं होना चाहिए, हमें स्टेट को तस्लीम नहीं करना चाहिए, हमें स्टेट के साथ नरम रवैया नहीं रखना चाहिए। ये जो नरम रवैया नहीं रखने वाले लोग हैं उसके अंदर अलीमा खान साहबा का ग्रुप है, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं, और अब किसी हद तक जुनेद अकबर साहब भी शामिल हो गए, क्योंकि पहले जुनेद अकबर साहब ये चाहते थे कि मामला सेटल हों, और गंडापुर साहब भी चाहते हैं कि मामला सेटल हो। तो कुछ लोग हैं जो स्पाइलर्स हैं पार्टी के अंदर, जिनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए या सेटलमेंट हो गई तो हम फारिग हो जाएंगे पार्टी के अंदर से, और हमारी उसी वक्त तक गुंजाइश पार्टी के अंदर मौजूद है जब तक ये मामला सेटल नहीं होते। तो वो सबोटाज कर देते हैं सारे प्रोसेस को। अब सलमान अकरम राजा साहब प्रवेल कर रहे हैं। इन्होंने जाके बलूचिस्तान के अंदर तकरीर ठोक दी। आपको याद होगा कि इन्होंने जाके एंटी स्टेट तकरीर वहाँ पे कर दी, और ये उस वक्त की जब ये प्रोसेस चल रहा था इस साइड पे सेटलमेंट का। तो जब ये लोग वहाँ जाके इस किस्म के मसाइल पैदा कर देते हैं तो उससे पे सबोटाज हो जाता है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि किसी न किसी जगह कुछ ना कुछ चीज़ पक रही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल हो रही हैं। कोशिश तो हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाएं, एंगेजमेंट के जरिए मामलात जो है वो बेहतर हो जाएं अगर। लेकिन आदो पार्टी के अंदर इसकी मुखालफत भी है। आज़म स्वाति साहब ने तो इसका खुलकर इजहार किया कि उन्होंने खान साहब ने खुद उन्हें कहा था कि आप इंगेज करें मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ। लेकिन वहाँ का क्या है पॉलिसी या राय के, क्या वहाँ से भी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ख्वाहिश है एंगेजमेंट की उसे एंटरटेन करने के बारे से कोई है नरमी या किसी किस्म की वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी? देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका बयानिया बड़ा वाज़ेह है। उनका बयानिया ये है कि आप एंटी स्टेट ना हो, आप पॉलिटिक्स करें, कोई एतराज़ नहीं, और सियासी रास्ता इख्तियार करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिस्टम को डीरेल करेंगे, अगर आप सड़कें गर्म करेंगे, आप अगर एंटी स्टेट हो जाएंगे तो फिर स्टेट इसको टॉलरेट नहीं करेगी। एक तो बयानिया उनका ये है। और दूसरा उनका बयानिया ये है कि अगर कोई सेटलमेंट हो गई
या कोई डायलॉग होगा तो वो पॉलिटिकल लेवल पे होगा। आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, हमारे साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही है या बैक चैनल चल रहे हैं, उसका सिर्फ एक मकसद है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एतराज़ ना किया जाए कि जब ये गवर्नमेंट के साथ बैठें और कुछ सेटलमेंट हो रही हो तो एस्टैब्लिशमेंट जो खामोशी इख्तियार करे या न्यूट्रल रहे या वो उसको सपोर्ट करे डायलॉग को। तो इसका मकसद सिर्फ ये है, जो डायस्पोरा कोशिश कर रहा है वो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब को राज़ी किया जाए और एस्टैब्लिशमेंट से कहा जाए कि आप बहुत ज़्यादा अब रुकावट ना बने, और हम गारंटी देते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे, वो इंतशारी सियासत नहीं करेंगे। तो इस किस्म की गारंटी वो देना चाह रहे हैं। और उसके बाद अगर ये मामला सेटल होता है तो फिर ये होगा दोबारा पार्लियामेंट के अंदर ही, वहीं पे मामला जाएगा, वहीं पे दोबारा कमेटी बनेगी और वही फैसला करेगी कि क्या सेटलमेंट होगी। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट पीछे हटती है केस से तो हो सकता है इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, बनी गाला में बैठे, लेकिन फिर उन्हें ये लिख कर देना पड़ेगा कि वो किसी किस्म की सड़क के ऊपर एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई सड़कें ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई एंटी स्टेट नैरेटिव उनकी तरफ से नहीं आएगा, और जो सोशल मीडिया है वो इनके कंट्रोल में होगा। बड़ा झटके कहती है, बड़ा वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि खान साहब को बड़ी डीलें ऑफर हुई हैं, खान साहब तो कोई डील लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये सब क्या फिर सियासी बयानात है क्या? अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर आज़म स्वाति साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने तो कुरान मजीद सामने रख के कहा जी मुझे इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरी तरफ से मैंडेट है, आप डील करें, बात करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बात ज़्यादा दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज़म स्वाति साहब का हल्फ पे झूठा है, और अगर इनका हल्फ सही है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो मरने तक कायम रहेंगे और वो जेल के अंदर मर जाएंगे लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, वो पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेंगे, फिर वो झूठ है। क्योंकि अब दो लोग हैं, एक आज़म स्वाति है और दूसरे पार्टी के दूसरी साइड का नैरेटिव है, तो इन दोनों में से एक ही दुरुस्त हो सकता है। तो मेरा ख्याल है आज़म स्वाति साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा जो साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो कि आज हुई, जुडिशल कमीशन का इजलास था जहां एलिवेशन होनी थी जस्टिस बाकर नजफी साहब की सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से, वहां तहरीक इंसाफ और नून लीग ने मिलकर उनके हक में वोट दिया है। और एक और अहम जो ये जो एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो लग रहा है, जो मेरी मालूमात के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है कि जो 18 तारीख को मुस्तकिली होनी है चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के, उसमें ज़ाहिर है इस्लामाबाद में जो डोगर साहब हैं उनकी भी जो है इम्कान है कि वो भी मुस्तकिल हो जाएंगे, मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर इस चीज़ पर भी गौर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ उनकी भी हिमायत करे, और इम्कान इस बात का मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के इजलास में उनकी जो है मुस्तकिली के हवाले से हिमायत कर दे, इस चीज़ के हक में वोट दे दे। तो ये अगर हो जाता है 18 को ये, तो फिर मोहर तस्दीक सब तो जाएगी कि तहरीक इंसाफ वाकई ये एंगेजमेंट के तहत सारा कुछ हो रहा है। नहीं, ये दो चीज़ें हैं, ये ज़हन में रखें कि जो इस वक्त जो पार्टी है वो वकला के हाथ में है, और वकला की प्रैक्टिस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। अगर ये वहाँ पे जजेस के खिलाफ खड़े होंगे, वहाँ पे बदतमीजी करेंगे, इनकार करेंगे किसी की पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट में, तो फिर इनकी प्रैक्टिस नहीं चल सकेगी, फिर इनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो ये जो वकला हैं इस वक्त, जो पार्टी के हेड्स भी हैं सारे, जिसमें चेयरमैन भी हैं और उनके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, बाकी लोग भी हैं, ये अदालतों के मामले में इनका रवैया मुकम्मल मुख्तलिफ है। जहाँ पे ये गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे स्टेट के खिलाफ ये हेड ऑन हो जाते हैं, सही है, जहाँ ये इंतशारी किस्म की सियासत करते हैं बकौल इस्टेब्लिशमेंट के या बकौल गवर्नमेंट के। लेकिन जहाँ पे जजेस का मामला आता है, कोर्ट्स का मामला आता है, तो वहाँ पे ये दूसरा व्यू इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में तफसीली अहाता किया जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामे पर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं मुक़तदरा के साथ एंगेजमेंट के हवाले से। प्रोग्राम में बहुत सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे उस बड़े बहरान की कि जो असर उठा रहा है सूबाई हुकूमतों ने या पर्टिकुलरली पंजाब गवर्नमेंट ने जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस इस साल अनाउंस नहीं की, जिसके खिलाफ किसान सरापा एहतजाज है और 14 तारीख को किसानों ने बड़े एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। ऐसा क्यों है और आगे क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, तहम हुकूमती सतह पर ना तो गंदम की कीमतों का ऐलान किया गया और ना ही खरीदारी का कोई बाकायदा मंसूबा सामने आया है, जिसकी वजह से एक नया बहरान जन्म लेता दिख रहा है और किसानों ने सड़कों पर आने का अल्टीमेटम दे दिया है। किसान इत्तेहाद ने 14 अप्रैल से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। किसान इत्तेहाद के मुताबिक गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी गंदम के काश्तकारों को ओपन मार्केट के रहम करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके बायस गंदम इस बार भी सस्ते दामों फरोख्त करना होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गंदम की कीमत क्रैश कर गई है और हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न किए जाने से फी मन गंदम की कीमत 2100 से 2300 रुपए के दरमियान तक गिर गई है। तफसीलात के मुताबिक सिंध की गंदम की फसल मार्केट में आने के बाद
पंजाब में किसानों के लिए अपनी गंदम की फसल की मुनासिब कीमत हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर के बकौल काश्तकारों को अपनी पैदावारी लागत भी नहीं मिल रही। बिजली, खादों और बीजों के निर्ख कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। आज पैदावारी अखराजात 3400 रुपए फी मन और गंदम का रेट 2200 रुपए मिल रहा है। जब किसान को गंदम का रेट सही नहीं मिला तो कैसे आगे बढ़ेंगे, जबकि जब सही रेट मिला था तो 6.5% की ग्रोथ दी थी। खालिद खोकर ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालिबात पूरे ना हुए तो खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलेंगे, जबकि आइंदा हुकूमत पर एतमाद करके गंदम काश्त नहीं की जाएगी। 14 तक ऐलान कर दो, वरना इस मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर हम काश्तकार हजारों में आएंगे। हमसे गंदम किसने काश्त करवाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, जिसने यकीन दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। मैं आज मरियम नवाज को बताना चाहता हूँ, मरियम नवाज तुम्हारा भाई लुट गया। खुदा की कसम में खा के कहता हूँ, लुट गया वो। उसकी पैदावारी लागत नहीं मिल रही। आएंगे इधर नाक से लकीरें खींचेंगे, बच्चे साथ लेके आएंगे, खवातीन साथ लेके आएंगे, खवातीन देश के और चमचे साथ लेके आएंगे, खाली हांडी चलाएंगे बैठ के कि हमारे पास पकाने के लिए कुछ नहीं है। मोहतरमा वादा बड़ी है, अपना एतमाद मत गवाओ। हमारी डिमांड है 4000 रुपए की। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुकूमत ने पिछले साल खुद निकाली थी, इस दफा निकाल के अनाउंस ही नहीं की, वो 3410 रुपए थी। 25% प्रॉफिट हमारा हक है। ये मसला इसलिए भी मजीद संगीन होता दिख रहा है क्योंकि बज़ाहिर हुकूमत ने भी गंदम की खरीदारी से हाथ उठा लिए हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का इम्कान नहीं है, इसलिए पंजाब समेत किसी भी सूबे में गंदम की इमदादी कीमत या सरकारी सतह पर खरीदारी का ऐलान नहीं किया गया। ताहम आर्जी रिलीफ के तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के मुताबिक पंजाब से किसानों को गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाजत मिल गई है। अब बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमद और रफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत से काश्तकारों को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। दूसरी जानिब इस मामले को भरपूर सियासी रंग भी देने की कोशिश शुरू कर दी गई है और तहरीक इंसाफ ने किसानों के एहतजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। मिल मालकान और जो है आपके जो स्टॉकिस्ट हैं वो बाहर से गंदम मंगवा लें, ये बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है और इस जुल्म पे हम नहीं बैठेंगे। किसान इनके खिलाफ उठ खड़ा होगा और हम भरपूर सड़कों पे एहतजाज करेंगे इस गंदम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे। पंजाब हुकूमत किसानों की तरफ से दी जाने वाली एहतजाज की कॉल से कैसे निपटेगी? क्या 14 से पहले ही मामलात को निपटा लिया जाएगा या किसान सड़कों पर होंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर साहब, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ हम लेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगी सलमा भट्ट साहिबा। बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब। क्या वजह है कि किसान क्यों सड़कों पर आ रहे हैं? एक तो पॉलिसी रियासत की आ गई है सामने कि इस मरतबा स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जाएगी। पिछले साल करेंगे कोई गंदम का बहरान पैदा नहीं हो सका, तो वो कह रहे हैं क्यों किसान जो है वो सरापा एहतजाज, क्यों एहतजाज करने जा रहे हैं फिर? जी बहुत शुक्रिया जी। जब किसान को उसकी प्रोड्यूस का रेट ही नहीं मिल रहा, गंदम की उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ 3400 के लगभग है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी आप चेक कर सकते हैं, और हमें मिल रहा हो 21-2200 रुपये रेट, तो हमारे तो अपना घर पूरा नहीं हो रहा, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि रात मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा एक जियो के प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हमने हुकूमत से रब्ता नहीं किया। तो मैं आपके ये प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ, मैं परसों ही मिल के आया हूँ मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब से और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब से। मैं उनसे मीटिंग करके आया हूँ और मैं उनसे यही गुजारिशात करके आया हूँ कि दो चीज़ें हैं कि या हमें स्पोर्ट प्राइस दे दें, अगर स्पोर्ट प्राइस नहीं देते तो इसको ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें, यानी फिर ना ज़िला बंदी हो, ना सूबा बंदी हो, और ना ही कोई हुकूमत रोटी का रेट तय करे ना आटे का रेट तय करे। क्योंकि पिछली दफ़ा हमें कहा गया कि हम इसको डीरेगुलाइज कर रहे हैं, पिछले साल इन्होंने डीरेगुलाइज किया, लेकिन उसके बाद 8 अगस्त को एक हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके तहत रेट तय कर दिए गंदम के 2600, 2600, 2650 मुख्तलिफ अजला में रेट तय कर दिए, जो कि टोटल इनलीगल था। आज इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा? हुकूमत खुद भी खरीद नहीं कर रही, इन्वेस्टर भी खरीदने नहीं आ रहा, इसलिए कि इन्वेस्टर को खौफ है कि कल को हुकूमत अगर इनलीगल काम करेगी, अगर रोटी का रेट तय कर देगी तो उससे ऑटोमेटिकली गंदम का रेट तय हो जाएगा। एक तरफ तो बात करें डीरेगुलाइज की, दूसरी तरफ से उसको रेगुलाइज कर देते हैं। हमारा यही है। अब मोहतरमा कल जो वहाँ पे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने तो खैर काश्तकारों को वो तो कह रहे हैं, वो तो मरियम नवाज साहब ने मंजूरी दे दी है कि फ्री मार्केट की पॉलिसी उन्होंने जारी कर दी है, डीरेगुलेशन कर दी है उन्होंने। कह रहे हैं कि आप बैनल इजलाई या बैनल सूबाई वो कह रहे हैं आप गंदम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, पाबंदी उठा दी, उससे तो किसानों को फायदा नहीं होगा। देखिए आप
नहीं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत से अभी भी गुजारिश करता हूं, अगर हुकूमत अभी ऐलान कर दे कि हम इसको बिल्कुल टोटली डीरेगुलाइज कर रहे हैं कि कोई आटे का रेट तय नहीं होगा, कोई रोटी का रेट तय नहीं होगा, कोई सूबा बंदी नहीं होगी, कोई जिला बंदी नहीं होगी, ये चीज़ें कर दे, हमें क्या इतराज़ है? हम क्यों करें फिर पाकिस्तान में एहतजाज? ये हमारा मुल्क है। देखें ना, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, हम तो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क पे मुंतकिल भी नहीं कर सकते। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर पाकिस्तान में है। देखें ना, हम पाकिस्तान में कोई एहतजाजी ना हमने सियासत करनी है कतई तौर पर। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हमें जो हमारी गंदम का रेट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस तो करे ना कि काश्तकार की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओपनली बताए कौम को, काश्तकारों को भी पता चले कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 2 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ कि हमने अपनी 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। गंदम के बारे में मैं आपको बताता चलूं, गंदम का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा जी, सबसे ज्यादा नुकसान। मैं उसका सबूत दे सकता हूं। 2 साल पहले हमें 3900 अच्छा रेट मिला, अगले साल हमने आपको 6.5 ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में। पिछले साल अगर आपने रेट नहीं दिया तो आपकी ये ग्रोथ 1.1 पे आ गई है, यानी कि नुकसान तो पाकिस्तान की मैशत का हुआ है, क्योंकि गंदम ही तमाम फसलों का इंजन है। आपके 4.5 करोड़ एकड़ जो हुकूमत के सरकारी अहदाफ थे उस पर, जो सरकारी अहदाफ थे गंदम की प्रोडक्शन के, वो तो तकरीबन पूरे। मैं आपको अर्ज करूं कि पिछले साल हमारी 32 मिलियन हुई थी। इस दफ़ा भी हमने गंदम काश की, और हमने काश किस लिए की कि हमें मोहतरमा जनाब चीफ मिनिस्टर साहबा ने इत्मीनान दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों के साथ खड़ी हूँ, मैं काश्तकारों का नुकसान नहीं होने दूंगी। अब मेरी उनसे ये दस्तबदस्ता गुजारिश है कि वो अनाउंस करें ना कि ये काश्तकार को रेट मिलना चाहिए, ये रेट मिल रहा है, और ये काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये उसका 25% प्रॉफिट है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पूरी दुनिया क्या करती है। इंडिया में आप ले लें, ये हमारा साल है गंदम का 2024-25 का, हमें आज हमारी गंदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, हमें रेट का नहीं पता। उन्होंने आज से 6 माह पहले जो अनाउंस किया है 2025-26 अगले साल जो गंदम काश होनी है उसका काश्तकारों को रेट दे दिया है। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। हमें देखें ना, हमारी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, क्या खाद का रेट कम हुआ है? लेकिन खालिद साहब, क्या वजह है कि सिंध में तो फसल कटना शुरू हो गई है, वहां से कोई ऐसा इतराज सामने नहीं आया, पंजाब में ये इतराज क्यों आ रहा है सामने, क्या वजह है इसकी? देखें जी, सिंध वालों ने इस वक्त वो और काम पे लग गए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि वो हमारे साथ भी ठीक नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान जो पंजाब में नहरें बन रही हैं उसके खिलाफ वो जुलूस निकाल रहे हैं, वो साइड पे लगे हुए हैं। हालांकि वो पंजाब का पानी है, पंजाब में नहरें बन रही हैं। अब चुलिस्तान के रहने वाले लोगों का भी हक है कि वो वहाँ पे उनके पास भी पानी आए, यानी कि रोही प्यासी है, उसकी भी प्यास बुझे। वहाँ पे अगर चुलिस्तान को, मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है, हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। अगर हम अपने गैराबाद रकबे आबाद नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फूड सिक्योरिटी में? हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बदकिस्मत लोग हैं सर, माजरत के साथ मैं कहूँगा कि आपस में हमारी जंगें शुरू हो जाती है। कालाबाग डैम पे हुई, ये तो रिजल्ट निकला कि आज तक वो नहीं बना। जहां तक फसलों का ताल्लुक है सर, गंदम की बात हम कर रहे हैं, गन्ने के वाले से भी तो पॉलिसी अब रियासत की यही है कि वो किसी भी फसल के वाले से जो है वो स्पॉट प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे। वो गन्ने की भी किसी ने मैं कहता हूँ स्पॉट नहीं, समराबाद साहब, मैं कहता हूँ स्पॉट प्राइस नहीं देना चाहते तो ना दें, फिर IMF के मुआहदे के तहत उसको टोटली मार्केट फोर्सेस पे छोड़े। कल को आटे का रोटी का रेट तय न करें, हुकूमत आज अनाउंस कर दे कि हम आटे का रोटी का रेट तय नहीं करेंगे, जिला हम अपना एहतजाज की कॉल फौरी वापस ले लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। हुकूमत आके बाकायदा ऐलान करे ना, हुकूमत कहे ठीक है कि हम रोटी का आटे का रेट तय नहीं करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपका खालिद खोखर साहब, आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, और पंजाब हुकूमत में ही वज़ीर आला की मौन खुसूसी सलमा भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या वजह है इस साल पंजाब हुकूमत ने गंदम की स्पॉट प्राइस जारी नहीं की, जिसकी वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं, और 14 तारीख को किसानों ने आपको डेडलाइन दे रखी है 14 तक की, कि अगर आप इस वाले से कोई पेशरफ्त नहीं करते तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे। पहले ही गंदम की पैदावार इस साल कम हुई है, इससे मजीद बहरान नहीं बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, पहली बात तो ये है कि गंदम की पैदावार कम नहीं हुई है। गंदम का जो हमारा हदफ था वो था 16.5 मिलियन एकड़, जो कि शोबा ज़राअत पंजाब ने उसको पूरा किया। और आप फिल्म्स देख लें, स्पार्को को उठाकर देख लें, आप जितने भी हमारे साल से इस साल प्रोडक्शन कम है। इस साल जी हमारा जो हदफ था वो 16.5 मिलियन एकड़ था,
और ये फिल्म्स ने, स्पार्को ने, सबने इसको वेरीफाई किया कि 16.3 एकड़ से 3 मिलियन एकड़ से ज्यादा इसको लगाया गया। और दूसरी जानिब अभी इसकी क्योंकि हार्वेस्टिंग शुरू हुई है और ये कहना कबल वक्त होगा कि जी इस दफा कम गंदम आई है। जबकि हमारा जो पंजाब के अंदर जो हमारा कंजम्पशन का टारगेट होता है वो 15 लाख मेट्रिक टन होता है और हम एक्सपेक्ट करेंगे हम इससे काफी ज्यादा ऊपर गंदम हासिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हम 20 कॉन्फिडेंटली 20 लाख मिलियन टन एकड़ से ऊपर जाएंगे हमारी जो गंदम की हार्वेस्ट है इस दफा। और दूसरी जानिब ये इसलिए गंदम का कोई बहरान नहीं है और ना की प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर। जहां तक कीमत की बात की आपने, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक इस दफा फेडरल पॉलिसी है, पूरे मुल्क की पॉलिसी है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जाहिर बात है पंजाब भी इसी मुल्क का सूबा है ना, तो जो पॉलिसी हमें हमारे ऊपर भी उसी तरह लागू होती है जैसे पूरे मुल्क में होती है। अभी आप देख लें हमसे पहले सिंध ने गंदम वहां पे पहले हार्वेस्ट हो जाती है, वहां पे तकरीबन 50% से ज्यादा गंदम काटी जा चुकी है और वो गंदम ट्रेड भी हो रही है मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है। और आप देख लें कि ना कोई सपोर्ट प्राइस आई है, ना इंडिकेटिव प्राइस आई है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको प्रोक्योर किया। ये एक यूनानिमस पॉलिसी है पूरे मुल्क की। लेकिन जो किसानों का एतराज है वो ये कहते हैं कि अगर इसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जाती तो फिर तो वो कह रहे हैं हमें नुकसान है काफी ज्यादा। वो कह रहे हैं 3400 रुपए तक हमें पड़ती है और वो कह रहे हैं कि हमें जो प्राइस मिल रही है मार्केट के अंदर वो 2100 से 2300 तक मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हमें तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं आइंदा काश्त ही नहीं करेंगे किसान गंदम। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पिछले साल भी जब गंदम पंजाब पहला सूबा था जिसने लीड किया और गंदम की प्रोक्योरमेंट से बाहर आया, पहली मर्तबा पहला तजुर्बा था और उसमें बहुत ज्यादा मुखालफत भी हुई और इस पे तब भी ये कहा गया था पिछले साल कि पता नहीं क्या हो जाएगा, किसान जो है उसका नुकसान होगा, बहुत सारी बातें कही। लेकिन ये एक बोल्ड स्टेप था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया। मुस्बत तरीन जो असरात देखे कि पंजाब की 13 करोड़ आवाम को जो रोटी है वो पूरे मुल्क में सबसे सस्ती मिली और रोटी की कीमत में 10 से 12 रुपए की कमी वाकई हुई एक साल के अंदर। आटे की जो कीमत है वो पूरा साल नहीं बढ़ी, स्टेबल रही। और आप देख लें रमजान का महीना भी गुजरा है और पूरे रमजान और पूरा पिछला साल एक दिन भी आपको कहीं पे आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए लोग नजर आए पूरे सूबे में नहीं आए। रमजान के महीने में आपको ये पता चला कि लोगों को आटा मुयसर नहीं आ रहा या आटा महंगा मिल रहा है। उसकी वजह ये थी क्योंकि गंदम वाफर थी और गंदम की कीमत स्टेबल थी। और तीसरी बात ये रही कि वो ये हमें तब भी कहा गया था कि इस साल कोई नहीं उगाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल टारगेट पूरा भी हुआ, अचीव भी हुआ, किसानों ने उगाया भी। और मरियम नवाज वजीर आला ने ये बात पिछले साल भी की थी और इस वक्त भी पूरे मुल्क में अगर किसी वजीर आला का सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान है कि किसान को नुकसान ना हो तो वो मरियम नवाज शरीफ साहब है, जिसके लिए वो अमली इकदाम कर रही हैं। तो किसान सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? अगर आपसे वो खुश है वो सड़कों पे क्यों आ रहे हैं 14 तारीख को? क्या वजह है इसकी? मेरी बात सुने भाई, आप देखें किसानों की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। किसान इत्तेहाद A1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और भी बहुत सारे लेबर किसान बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। कोई अगर कोई इंडिविजुअल अपने साथ चंद लोगों को मिलाकर जिन जो बहुत ज्यादा एहतजाज करें, ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं है इलेक्शन कमीशन के साथ। और दूसरी बात ये कि ये एहतजाज किसानों का कहना तो नहीं है, ये नहीं किसान रजिस्टर्ड होते हैं ECP के साथ। अच्छा जो एसोसिएशंस होती है ना। और दूसरी बात ये है कि किसान जो हैं ये एहतजाज सारे किसानों का नहीं है। ये चंद किसान अगर इसको सरापा एहतजाज का नाम देना चाहते हैं जिसके पीछे कोई शायद उनका इन्वेस्टेड मोटिव कोई और है, जिसका मकसद ये नहीं है कि गंदम में नुकसान हो गया तो सड़कों पे आ गए। अभी गंदम में कोई नुकसान हुआ नहीं है, गंदम की भी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। अच्छा सरवसर भाई ये बताएं कि ये जो वज़ीर आला ने डीरेगुलेशन की और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी की है, इससे आपने कैसे मेक श्योर करेंगे कि इससे गंदम जो है वो स्मगलिंग का मामला ना हो, होर्डिंग का मामला ना हो? देखिए जब हम इसकी जो फ्री ट्रेड की बात की गई है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है कोई पाबंदी नहीं होगी, मुमानत नहीं होगी और इंटर प्रोविंशियल भी कोई मुमानत नहीं होगी, तो ये तो किसान के हक में बात जाती है। इसका मतलब ये कि किसान अपनी गंदम बेच सकता है, उसकी ट्रेड कर सकता है, फ्री ट्रेड का मौका दिया है। इससे होर्डिंग क्यों होगी? इससे तो फ्री ट्रेड होगी। और दूसरी जानिब ये होगा कि देखें हमारे पास जो लोग वैसे तो हमारे पास होर्डिंग एक्ट भी मौजूद है, उसके थ्रू कार्रवाई हो सकती है अगर कोई इसका इस्तेसाल करे। इंटर प्रोविंशियल के बाद जो है ना वो स्मगलिंग के बड़े खतरात पैदा हो जाते होते हैं अक्सर औकात। स्मगलिंग के खदशात इस तरह नहीं, स्मगलिंग के लिए जो है ना वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए डेफिनेटली बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ट्रेड हक है, स्मगलिंग नाजायज है। और उसके अलावा जो उसको अपनी प्रोक्योर करना जो गंदम है वो हक है, लेकिन गंदम को होर्डिंग करना नाजायज है। तो नाजायज चीज में और बरहक चीज में एक फर्क है और वो फर्क हम जानते भी हैं और वो उस फर्क का किसी के किसान के राइट्स क्या है और किसान की वायलेशन क्या है।
बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तरीन आपने गुफ्तगू मुलाजा की वज़ीर-ए-आला पंजाब की मौत सुसी सलमा भट्ट की, जिनका कहना है कि गंदम की स्पॉट प्राइस जारी ना करने की असल वजह यह है कि इससे गंदम की कीमतें रेगुलेट की जा सकें और सस्ती गंदम और सस्ता आटा आवाम को फराम किया जा सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिटी बच गई, मैदान सज गया और रंगारंग इफ्तिताई तकरीब के साथ PSL 10 का आज से आगाज हो गया है। 34 मैचों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 12 अप्रैल, 1 और 10 मई को 2-2 मैचेस शेड्यूल है, जबकि बकिया दिनों में सिंगल मैचेस होंगे। PSL सीजन 10 मजमूई तौर पर 4 मुकामात पर खेला जाएगा, जिनमें कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। लाहौर के नए तजदीद शुदा कज़ाफी स्टेडियम में 13 मैचेस होंगे, जिनमें क्वालिफायर, एलिमिनेटर 1 और 18 मई का फाइनल शामिल है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 11 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक टूर्नामेंट का फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख अमेरिकी, जबकि रनर अप को $2 लाख की इनामी रकम मिलेगी। वाज़ेह रहे कि इस साल भी PSL में 6 टीमें शरीक हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम हैं, जबकि कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार क्रिकेटर डेविड वार्नर को कप्तानी सौंप दी है, जबकि मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं। सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि शाहीन शाफरीदी लाहौर कलंदर और शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वही टीम है जिसने PSL 3 मरतबा यानी 2016, 2018 और 2024 में जीती है, जबकि लाहौर कलंदर ने 2 मरतबा 2022 और 2023 में टाइटल अपने नाम किया। जहां PSL पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट के मुकाबले फराहम करती है, वहां इस लीग का एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का। आई होप के PSL 10 में भी पाकिस्तानी शायकीन को जबरदस्त क्रिकेट के मैचेस देखने को मिलेंगे। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।